नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत में आज हम बात करेंगे श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद बढ़ते तनाव और आतंकी संसद तक की गूंज पर। साथ ही सियासत में चर्चा होगी निजी बैंकों की धोखाधड़ी पर। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। गृह मंत्री शिंदे से सवाल, सूचना पर क्यों नहीं होती है कार्रवाई। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। विधानसभा का घेराव कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कोबरा पोस्ट का सनसनीखेज खुलासा। 3 बड़े प्राइवेट बैंकों पर लगा काले धन को सफेद करने का गंभीर आरोप। एंटी रेप बिल पर जीएम में बनी आम राय। सहमति से सेक्स की उम्र 18 से 16 करने पर रजामंदी। आज कैबिनेट में बिल पर होगी चर्चा। और मोहाली टेस्ट का पहले दिन का खेल रद्द, दूसरे दिन शुरू होगा मैच। आधे घंटे पहले होगी कल मैच की शुरुआत। तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कोबरा पोस्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। कोबरा पोस्ट ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। कोबरापोस्ट.com ने देश के कई निजी बैंकों से जुड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं। कोबरा पोस्ट ने दावा किया है कि देश के कई निजी बैंक काले धन को सफेद करने का गैर कानूनी खेल खेलते हैं। इस खुलासे में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के नाम सामने आए हैं। खुलासे में ये भी साफ हुआ है कि बैंक काला धन नकद के रूप में लेते हैं और फिर उस नकद काले धन को सफेद जामा पहनाने का काम शुरू हो जाता है। पहले तो काले धन को एक फर्जी अकाउंट बनाकर उसमें जमा करा लिया जाता है। पैसे जमा होने के बाद उन पैसों को इंश्योरेंस और सोने में निवेश किया जाता है। बैंक इन काले पैसों को अपनी शाखाओं की निवेश योजनाओं में खपाते हैं और इसके लिए वो बाकायदा अकाउंट खोलते हैं। काले धन को सफेद करने वालों के लिए ये अकाउंट बिना पैन कार्ड के खुल जाता है। ग्राहक के काले धन को छोटे टुकड़ों में बांटकर बैंक में जमा किया जाता है। बैंक काले धन को सफेद में बदलने के लिए बेनामी अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। काले धन को खपाने के लिए दूसरे ग्राहकों के अकाउंट का इस्तेमाल भी किया जाता है। वहीं बैंक कोबरा पोस्ट के खुलासे को लेकर जांच कमेटी बनाने की बात कर रही है। बैंक आसानी से भ्रष्टाचार और गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों को व्हाइट मनी में बदल देते हैं और सरकार को इसके बारे में कानो कान खबर तक नहीं होती। बिना पैन कार्ड और फर्जी दस्तावेजों के बल पर अकाउंट खोलकर रिजर्व बैंक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि कोबरा पोस्ट के इन खुलासों के बाद बैंकों पर कौन कौन सी कार्रवाई होती है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो 3 प्राइवेट बैंकों पर यह आरोप लगाया गया है। ये सनसनीखेज खुलासा कोबरा पोस्ट के संस्थापक ने किया है और कुल मिलाकर इसे लेकर जरूर अब यहां पर सोचने की जरूरत बन उठी है कि अभी तक लोगों पर आरोप लगता था कि वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल रहे हैं, लेकिन इन तमाम लोगों की अगर कोई मदद कर रहा है तो ये बड़े और नामी बैंक्स कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद ये सब कुछ स्थिति साफ होती नजर आ रही है। फिलहाल हमारे साथ इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ चैनल 1 न्यूज से आता नागेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। नागेंद्र, ये जो खुलासा किया है कोबरा पोस्ट ने और वाकई में चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ये माना जाता था कि कुछ लोग हैं जो विदेश में अपना पैसा भेजते हैं, उसे ब्लैक से व्हाइट करते हैं, लेकिन अब ये जो खुलासा हुआ है कि इन तमाम लोगों की, ऐसे लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हैं, शामिल हैं, उन लोगों की मदद ये तमाम बैंक, ये बड़े बैंक, नामी गिरामी बैंक्स कर रहे हैं। इस खुलासे को किस तरीके से देखा जाए और क्या माना जाए? आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से कोई कोशिश की जाएगी इन बैंकों पर नजर रखने की? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो कोबरा पोस्ट की तरफ से ये खुलासा किया गया है, एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस बैंक, इनका जो खुलासा किया गया है किस तरह से ये लोग जो ब्लैक मनी है उसे व्हाइट करते थे, फर्जी अकाउंट खुलवाए जाते थे और उसके बाद यदि रकम ज्यादा बड़ी है तो उसके लिए लॉकर भी बैंक में इन लोगों को मुहैया कराए जाते थे। निश्चित तौर पर चौंकाने वाली ये खबर है। और अब जहां तक बात की जा रही है सरकार की तरफ से, तो पहले भी चाहे विपक्ष में बैठी भाजपा की बात करें या फिर खुद
यूपीए सरकार की बात करें, वो भी हर बार यही बात कहते रहे, क्योंकि अभी तक जो ब्लैक मनी का जो मुद्दा था वो सिर्फ यही समझा जाता था कि देश से ब्लैक मनी को विदेशों में भेजा जाता है। लेकिन अब जो ये खुलासा हुआ है उसके बाद ये बात सामने आई है कि देश के अंदर जो नामी और बड़े बैंक हैं उनमें भी इस तरह का जो काम है वो किया जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोबरा पोस्ट के जो रिपोर्टर स्टिंग में जिस भी बैंक में गए, जहां भी गए, वहां कहीं से भी उन्हें निराशा नहीं मिली। हर जगह उन्हें जो काला धन है उसे सफेद करने के तरीके, नुस्खे खुद बैंकों की तरफ से सुझाए गए हैं। तो अब क्योंकि ये खुलासा हुआ है, इसके बाद अब देखना यही होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल की यदि बात की जाए तो आरबीआई की तरफ से जरूर नोटिस दिया गया है इन बैंकों को, और वहीं दूसरी तरफ जो ये तीनों बैंक हैं इनकी तरफ से अपनी सफाई में कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से या उनके बैंकों की तरफ से इस तरह की कोई भी जो काले धन को सफेद करने की जो ये कार्रवाई है वो नहीं की जाती है। तो अभी उनकी तरफ से सफाई दी जा रही है, लेकिन क्योंकि आरोप लगे हैं और गंभीर आरोप हैं तो सिर्फ सफाई से काम चलने वाला नहीं है, आगे भी उन्हें अपने पक्ष में ठोस सबूत जुटाने होंगे और वो पेश करने होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर कह सकते हैं कि काफी ये पूरा मामला संजीदा है, क्योंकि जिस तरीके से आप ही नागेंद्र बता रहे हैं कि कोबरा पोस्ट के जब रिपोर्टर ये स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए तमाम बैंक जाते हैं तो वहां पे उन्हें निराशा हाथ नहीं लगती। कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर मिलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कराना तो किसी भी बैंक में जाके करा सकता है। इसके क्या मायने निकाले जाएं? यानी कि सिर्फ 3 बैंक नहीं, ये बड़े नामी गिरामी बैंक नहीं, बल्कि अगर इन बैंकों पर, इन बड़े बैंकों पर आरोप लग रहा है तो फिर छोटे बैंकों का क्या? वो तो धड़ल्ले से ही काम कर रहे होगा, किसी को शक भी नहीं हो रहा होगा। इसे रोकने के लिए सरकार ने कभी कोई कदम क्यों नहीं उठाया? मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चर्चा होती रही है, आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन क्यों किसी का ध्यान इन बैंकों पर नहीं गया? ये जो प्रक्रिया है, जो आप खुद बता रहे हो, जो कोबरा पोस्ट के जो संस्थापक है जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करवाया था, उन्होंने ये जानकारी दी कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो सरकार का अभी तक ध्यान क्यों नहीं गया? इसे लेकर सरकार को तो सफाई देनी होगी। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा एक घोटाला ही कहा जाएगा, जो काला धन है उसे सफेद किया जाता है, करोड़ों का की जो रकम है वो बैंक अपने पास लेते हैं और फर्जी अकाउंट के जरिए व्हाइट मनी करके उन लोगों को दे दिए जाते हैं जो कि निश्चित तौर पर बड़े ही होंगे, रसूखदार लोग वो रहे होंगे। उनकी इस तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, फिर जो नकदी होती है उसे गोल्ड में तब्दील किया जाता है, फिर उन्हें वापस दिया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात जो है, जो चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि यदि हम और आप या कोई भी आम आदमी बैंक में जाए तो 50,000 से ऊपर की जो रकम होती है उसके लिए पैन कार्ड मांगा जाता है। लेकिन यहां इन बैंकों की तरफ से साफ तौर से यह कहा गया था कि उन्हें किसी भी इस तरह के पैन कार्ड की या किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि पैन कार्ड वहां लगाया जाएगा या दिखाया जाएगा तो उसमें निश्चित तौर पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई की जाती है। तो इनकम टैक्स को बचाने के लिए एक सवाल यहाँ पर, इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो पूरा आइडिया है इन बैंकों की तरफ से दिया जाता है लोगों को, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना चाहते हैं, ये आइडिया तो बैंकों की तरफ से दिया जाता है, लेकिन बैंकों को क्या फायदा होता है? उनका कितना % होता है? इसे लेकर क्या कोई यहाँ पर कोई जवाब मिल पाया? कोई जानकारी दी कोबरा पोस्ट के संस्थापक ने कि बैंक अपने फायदे के लिए किस हद तक गिर रही हैं और कितना फायदा उन्हें मिलता है ये सब कुछ करने में? जी देखिए, बिल्कुल, यदि 1 लाख रुपए तक की रकम है तो क्योंकि 3 बैंक हैं, अलग अलग सबके अपने अपने रेट हैं, 800 से लेकर 1000 रुपए या 1500 रुपए तक की जो बात है वो कही जा रही है। यदि 1 लाख रुपए ब्लैक मनी है और उसको व्हाइट किया जाता है, उसी तरह से यदि आपको लॉकर चाहिए, यदि करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों में काला धन है, तो उसके लिए जितना बड़ा आपको लॉकर चाहिए उसके लिए उतनी ही बड़ी आपको कीमत चुकानी होगी। जहां तक बात की गई है, जो स्टिंग में दिखाया गया है उसमें जो छोटे लॉकर हैं उनके लिए 20-20 हजार रुपए पर महीना तक जो है वो इनकी तरफ से बात की गई है, और जितना बड़ा लॉकर पैसे रखने के लिए लिया जाएगा उतने ही जो रकम है वो उसमें बढ़ा दी जाती है, और जो पैसा है वो इंश्योरेंस में लगाया जाता है या फिर एफडी की जाती है। तो साफ है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम आती है तो बैंकों को भी उसमें फायदा है, वो आगे खुद निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यानी कि अलग से कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कराते हैं और बैंक अगर
आपकी मदद करता है तो सिर्फ इतना आप करिए कि उनके बैंक में लॉकर लीजिए, जिसका अच्छा खासा वो आपसे चार्ज ले सकते हैं और इसी से फायदा होता है तमाम बैंक्स को। हमारे साथ फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चैनल वन न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी जुड़ गई हैं। अग्निमा जी, जिस तरीके से सारी जानकारी हमें नागेंद्र दे रहे थे कि कैसे ये बैंक्स काम करते हैं, कैसे ये तमाम लोगों को आइडिया देते हैं और इसके एवज में बैंकों को क्या फायदा होता है, वो सारी यहां जानकारी मिली। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, इस मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए, इसे रोकने के लिए लगातार बातें की जाती रही हैं, सरकार की तरफ से दावे भी किए जाते रहे हैं, लेकिन कभी किसी का ध्यान क्या बैंक की तरफ, इन बैंकों की तरफ या बैंकों की तरफ से ऐसी कोशिश की जा सकती है, क्या कभी गया नहीं या फिर गया तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया? देखिए नेहा, निश्चित तौर पे ध्यान ऐसा नहीं है कि नहीं गया होगा। हमारे बहुत एजेंसी हैं जो सब चीज़ों पे नज़र रखती हैं, नज़रअंदाज किया गया है क्योंकि इसमें बड़े लोग शामिल हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिसमें राजनीतिज्ञ भी हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, सब तरह के लोग लगा लीजिए। अभी तक हमको ये लगता था कि जो ब्लैक मनी है, जो इस तरह की जो छुपाई जाती है, ये सारा स्विट्जरलैंड की बात होती थी, विदेश बैंकों की बात होती थी, लेकिन अब बिल्कुल यहाँ पे किस तरीके से देश के भीतर ही, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, इसी देश के भीतर ये सब कुछ हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो वित्त मंत्री हैं चिदम्बरम, वो संभवतः इस इशू पे कुछ स्पष्टीकरण, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है तो उस पर कुछ जवाब जरूर देंगे, तो हमको उनके जवाब का इंतजार करना चाहिए कि सरकार इस पे क्या सोचती है पूरे इस मसले पर। दूसरा ये जो इशू है, ये देखना होगा कि ये किसी क्या खास शाखा के जरिए ही होता था या इसमें पूरे एचडीएफसी के बैंक का पूरा सिस्टम ही शामिल है, ऊपर से लेके जैसा कहना चाहिए, या कोई खास बैंक मैनेजर एक शाखा में ये सब खेल होता होगा या कुछ शाखाएं इसमें कर रही होंगी। तो ये भी देखना होगा कि किस तरह का इन्वॉल्वमेंट किस स्तर पे है, क्या पूरे इनके जो प्रबंधन है एचडीएफसी को उससे छुपा के ये सब नीचे एक रैकेट चल रहा हो। क्योंकि लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है अग्निमा जी कि अभी तक अगर जब भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती थी, काले धन को सफेद धन करने की बात होती थी, तो ये कहा जाता था कि अलग अलग तरीके हैं, किसी के नाम से आप अकाउंट खुलवा लीजिए, सोना ले लीजिए, जमीन ले लीजिए, किसी को शक नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये बात सोचिए कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में अगर ये बैंक मदद कर रहे हैं तो कभी किसी को शक नहीं हो सकता था। इन बैंकों पर ना कभी किसी की नजर आती और ना ही किसी को शक होता कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। तो ये बड़ा खुलासा है जो चौंकाने वाला है और सरकार को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल नया, देखिए जहां तक अकाउंट्स की बात होती है, जैसे आम आदमी जाता है तो इन बैंकों में उसके लिए बड़ा मुश्किल है अपनी खाता खुलवाना। एक तो सबको पैन मांगेंगे, 10 चीजें और मांगेंगे, फिर आपको कहेंगे कि आपके पहचान का कोई व्यक्ति का नाम दीजिए, 2 नाम दीजिए। तो आम अगर कोई व्यक्ति जाता है बेचारा लेके वो खुलवा नहीं सकता है। पहली बात तो इन बैंकों में ये बात है। दूसरी, इस तरह के बैंक में सिस्टम जो जिसे कहना चाहिए कि जो हमारी पूरी गाइडलाइंस हैं इसमें प्रॉपर, और एक अकाउंट से ज्यादा अगर आपके अकाउंट्स होते हैं ये आपको बताना होता है, आपके अपने उसमें वो सारा आपको अमाउंट दिखाना होता है। और ये बैंक के लोग ये अकाउंट किस तरीके, या तो गुप्त अकाउंट ये हो गए ये एक तरीके से, ये पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई जानकारी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको डिक्लेयर करना पड़ता है अकाउंट। और हमारे सरकार वैसे इस चीज को रोकने के लिए कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाए, ये बना भी रही है, क्योंकि ये पहले भी हो रहा है। आपने देखा होगा आम लोग भी कई खाते खोल लेते हैं, उसमें दूसरे बैंकों में 10-10 खाते होते हैं लोगों के। ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। बिल्कुल यही सवाल उठ रहा है कि तरीके बहुत थे मनी लॉन्ड्रिंग के, तरीके बहुत थे काले धन को सफेद धन करने के, लेकिन अगर ये जो बैंक का रोल निकलकर सामने आया है कि जिन बैंकों पर आप विश्वास करते हैं, सरकार अंधविश्वास करती है, कभी शक नहीं हो सकता इन बैंकों पर, वो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रही है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल कोबरा पोस्ट की तरफ से जो खुलासा किया गया है, पूरे खुलासा स्टिंग ऑपरेशन को लेकर कोबरा पोस्ट के संस्थापक अनिरुद्ध ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। These banks, these friendly neighborhood banks in every nook and corner of India, in every nook and corner of our localities are, say, indulging in sending black money abroad, are conniving with you to store your black money in their bank lockers, are conniving with you to convert their black money into white through the various insurance products, through other sort of investment products of SDFC Bank, ICICI Bank and Axis Bank.
तो बिल्कुल कुछ बैंकों के नाम लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं बैंकों में ये सब कुछ हो रहा है। तमाम बैंक, चाहे छोटे बैंक की बात करें या बड़े बैंकों की बात करें, ये सब कुछ जो धोखाधड़ी है या मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये जो पैसा इधर से उधर और सफेद काले से सफेद किया जा रहा है, ये तमाम बैंक कर रहे हैं और अब इन पर नजर रखने की जरूरत है। हमारे साथ नागेंद्र भाटी भी बने हुए हैं। नागेंद्र, एक सवाल ये उठता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जब जब सवाल उठा तो सरकार की तरफ से ये जवाब आया कि स्विट्जरलैंड में जिनके अकाउंट खुले हुए हैं वो लिस्ट हम उनसे मांग नहीं सकते या लिस्ट हमारे पास है। उस लिस्ट के आधार पर यह साफ हो सकता है कि किन लोगों ने, कितना उनके पास पैसा और कैसे उन्होंने अपने काले धन को सफेद धन में परिवर्तित कराया। लेकिन अब ये जो अपने ही भारतीय बैंकों के नाम निकलकर सामने आए, प्राइवेट बैंकों के नाम निकलकर सामने आए हैं, क्या माना जाए अब यहां पर सरकार के लिए और आसानी होगी कि इन तमाम बैंकों से वो लिस्ट मांगी जाए कि आपके कौन कौन से कस्टमर्स हैं और उनके अकाउंट में कितना पैसा है, ताकि इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। जी देखिए, बिल्कुल यदि पहले की बात की जाए, जब जब विदेशों में जमा काले धन पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठे गए तो विपक्ष हमेशा यही कहता रहा कि इच्छा शक्ति की कमी है सरकार के अंदर, वरना जो भी हमारे नेता हैं या दूसरे लोग हैं जिनका पैसा विदेशों में जमा है वहां से हमें सबकी खबर मिल सकती है और जो विदेशों में भारी संख्या में हमारा जो पैसा है वो यहाँ आ सकता है। वहीं सरकार की तरफ से तमाम जो अपनी तरफ से सफाई दी जाती रही है, लेकिन अब क्योंकि खुद सरकार की नाक के नीचे और खुद इतने बड़े जो बैंक है उनमें इस तरह के काम किया जा रहा है, जो ब्लैक मनी है उसे वाइट किया जा रहा है बड़े स्तर पर, तो अब आसान है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन निश्चित तौर पर कार्रवाई सरकार की तरफ से करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से खुलेआम वो लोग कह देने भर से कि स्विट्जरलैंड के जो अकाउंट्स हैं उनके पास हमारे पास लिस्ट नहीं है, ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा। अब हमारे देश में भी किस तरीके से काले धन को सफेद किया जा रहा है, इसे लेकर अब अपने बैंकों पर नजर रखने की जरूरत है। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और इस पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने
लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसद में आज श्रीनगर आतंकी हमले की गूंज सुनाई दी। लोकसभा में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए गृह मंत्री सुशील शिंदे से इस बात का जवाब मांगा कि जब सूचना थी तो जवानों की जिंदगी क्यों नहीं बचाई गई, जानकारी का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। आतंकी हमले पर बोलते हुए नेता विपक्ष ने पाकिस्तान के पीएम राजा परवेज अशरफ के भारत आकर अजमेर दरगाह में जियारत करने पर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो उस दीवान को सलाम करती हैं जिसने कहा था कि वो पाक पीएम के लिए जियारत नहीं करेंगे। स्वयं विदेश मंत्री गए, उन्होंने उनको भोज दिया। वहां किस तरह का जन आंदोलन हुआ, लेकिन उसकी भी सरकार ने परवाह नहीं की और उनके जाने के 4 दिन के अंदर अंदर ये घटना हो गई। और कल बार बार ये बात कही गई कि वो पाकिस्तानी थे। उनके घर से कराची की बनी हुई दवाइयां उनके बस्ते से निकली। क्रिकेट के खिलाड़ी बनकर आए, पब्लिक स्कूल के खेल के मैदान में जाकर हमारे 5 लोगों को मार गए। अगर सूचना पहले से थी तो हम उन 5 जवानों की जिंदगी क्यों नहीं बचा सके। और वहीं गृह मंत्री सुशील शिंदे ने विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए कहा कि आतंकी बच्चों के साथ मिल गए थे। उन्होंने कहा कि बरामद हथियार कराची के हैं। आतंकियों की डायरी से उनके पाकिस्तानी होने का पता चलता है। The 2 unidentified armed terrorists in the civilian clothes carrying arms and ammunition and the grenades hidden in their kit bag entered the playground and mingled with the local youth. The terrorists took out their gear and locked the grenades and opened the discriminating firing on the CRPF personnel. तो जहां एक तरफ आतंकी हमले की गूंज दिल्ली में सुनाई पड़ी, वहीं जम्मू विधानसभा के बाहर श्रीनगर हमले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर जमकर लाठीचार्ज किया। तो विधानसभा के बाहर विरोध करते ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जब विरोध उग्र हो गया तो इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने इन पर लाठियां भांजी। ये लोग आक्रोशित हैं श्रीनगर में हुए आतंकी हमले को लेकर। तो चाहे बात दिल्ली की करें या फिर जम्मू कश्मीर की, दोनों जगहों पर दिल्ली में संसद में जमकर हंगामा हुआ। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर भी कुछ इसी हंगामे की गूंज सुनाई दी। और अग्निमा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अग्निमा जी, बात हो रही है श्रीनगर में हुए आतंकी हमले की, लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है, जवाब तो यहां पर सरकार को देना ही होगा। हर बार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जवाब होता है सूचना थी। जब सूचना थी तो सूचना का क्या मतलब बनता है, क्या फायदा यहां पर सरकार उठा रही है, उस सूचना की क्या जरूरत बनती है जब सरकार कुछ करती ही नहीं है और बेवजह हमारे सैनिक मारे जाते हैं, हमारे जवान मारे जाते हैं। नेहा, अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद ब्लास्ट हुआ, एलओसी पे जिस तरह से मारा, हम वही चर्चा करते हैं। अभी ये जो हमला हुआ है उसमें सरकार का कहना चाहिए कि एक विल पावर जिसे कहते हैं और एक कमिटमेंट की किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ाई लड़नी है, वही जब तक क्लियर नहीं होगा किस तरह की नीति पे आगे चलना है, उसको लेके इसी तरह की चीजें बनी रहेंगी और सरकार ये एक्सक्यूज देती रहेगी। आपने देखा हैदराबाद का हुआ था, तब भी कहा कि हमें जानकारी थी, अभी जम्मू कश्मीर का कह रहे हैं। लेकिन मुख्य बात वही आती है कि राजनीति सब अपने राजनीति में उलझे हुए हैं। चाहे आप वहाँ के दलों की बात कर लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की बात कर लें, या आप कांग्रेस की बात कर लें, या बीजेपी की बात कर लें, तो वहाँ सब अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया का जो हमारी यूपीए सरकार है उसने बिल्कुल ये रुख अपनाया हुआ है कि पाकिस्तान से चाहे कुछ भी हो, बातचीत हम जारी रखेंगे। यही कारण है कि आज संसद में सुषमा स्वराज ने ये सवाल भी उठाया कि खाना आपने लंच क्यों दिया जब उनके आए वहाँ से। तो इसी पे एक
कहना चाहिए कि सरकार की दुविधा भी नहीं कहें कि एक नीति ही स्पष्ट नीति नहीं है, और ढुलमुल नीति के कारण उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से आगे बढ़े। और लेकिन यही सवाल उठाया जा रहा है कि हम आपको भोज कराते हैं, हम आपको खाना खिलाते हैं और उसके जवाब में आप हमारे ही देश में आतंकी हमला करते हैं, हमारे ही जवानों को मारने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि सवाल उठाया जा रहा है कि शनिवार को घटना होती है और ठीक 4 दिन बाद बुधवार को इस तरह की ये हादसा होता है, आतंकी हमला होता है। यहां पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब बहुत हुआ, जनता भी चाहती है कि जवाब दिया जाए, मुंह तो जवाब दिया जाए। कब तक हम सहते रहेंगे? कब तक इसी तरह से पाकिस्तान से कुछ लोग आएंगे, हमारे देश में हमला करेंगे और उसके बाद हम ये कहेंगे कि हाँ कार्रवाई की जाएगी? कब होगी वो कार्रवाई? नेहा, ये कार्रवाई तो नहीं होगी। ये आप मान के चलिए, अगर कार्रवाई होनी होती तो वो पहले ही, जब संसद में, मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि जब संसद पे हमला हुआ था वो एक बहुत बड़ा था कि आपकी जिसे लोकतंत्र की जो बिल्कुल कहना चाहिए उस पर हमला था, उस पर ही जब आपने उस करारा जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं इनके कारण रोक दिए जाएंगे पाकिस्तान से बातचीत? ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। और कठोर नीति की बात कहां से आती है? आप रिश्ते तोड़ देंगे ज्यादा से ज्यादा, आप संवाद तोड़ देंगे, लेकिन जहां तक हम एक आक्रमण रुख की बात करते हैं कि हम हमला करें पाकिस्तान में जाके, मुझे नहीं लगता कि ये कभी, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ आने वाले समय में लगता है। बहुत सही बात आपने कही अग्निमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वाकई में अब यहाँ पर जनता भी चाहती है कि मुंह तो जवाब दिया जाए, लेकिन सरकार कब देगी मुंह तो जवाब, इसका सभी को इंतजार है। बहरहाल हमारे साथ नागेंद्र भी जुड़े हुए थे। नागेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ो, सरकारी वजीफे तुम पाओ। वर्दी, बस्ता, जर्सी, जूते, स्टेशनरी भत्ता लाओ। प्यारे बच्चों पढ़ते जाओ, प्रगति पथ पर